सुप्रभात। लेमन कंसल्टेंट द्वारा आयोजित इस विशेष वेबिनार में भाग लेने के लिए सबका खूब खूब स्वागत है। हम एक ऑडिटिंग कंसल्टेंसी और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है जो भारत, यूएई, हांगकांग और बोत्सवाना जैसे देशों में एक वैश्विक उपस्थिति रखते हैं। मेरा नाम नीर जोगानी है और आज के एक विषय प्रत्येक बिजनेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण का है। आज हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के गतिशील वैश्विक दृष्टिकोण को समझने जा रहे हैं। तो हमारा आज का एजेंडा कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और कैसे दुनिया भर के सरकारें इस पे रोकने की कोशिश कर रही है। फिर हम भारत, यूएई और हांगकांग के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस पर गहराई से नज़र डालेंगे। और फिर हम ऐसे एएमएल अनुपालन से आगे रहने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे इलीगल फंड्स या पैसे जो हमें इलीगल एक्टिविटीज से मिले उसको हम लीगल फंड्स के जैसे डिस्गाइज करके छुपाते हैं। पूरे दुनिया में एक साल में एस्टिमेटेड पूरी दुनिया की जीडीपी के 2 से 5% पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के प्रक्रिया में शामिल है। जो वैल्यू टर्म्स में देखे जाए तो 800 बिलियन से 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक है। और पूरी दुनिया की सरकार और सारे ऑर्गेनाइजेशंस पर्टिकुलरली जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक हाईली रिस्की इंडस्ट्री समझते हैं, क्योंकि जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में हीरे की हायर वैल्यू और लेस रिपोर्टिंग एक्टिविटीज़ और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के कारण उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंडर्स बहुत इजीली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट डिटेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो वॉचडॉग है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके गाइडलाइंस के हिसाब से अपने रेगुलेशन सेट किए, अपने नियमों को सेट किए, जिससे कोई भी इलिसिट फ्लो ऑफ फंड्स या फिर क्रिमिनल या टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से पैसे के सर्कुलेशन ना हो सके। सेकेंडली, भारत में तकनीकी विकास में को मुद्दे रखे सरकार ने अपने टेक्नोलॉजी का काफ़ी अडॉप्शन किया है अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क में, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टूल्स, जिससे सोर्स पे ही ऑफेंडर को पकड़ सकते हैं, जिसको सोर्स पे ही हम ढूंढ सकते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी है कि नहीं। थर्डली, इंक्रीज एनफोर्समेंट। गवर्नमेंट, इंडियन सरकार ने आजकल मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से जितनी भी पेनल्टीज़ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कोई मिसचूक या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ना पालते हुए पेनल्टीज इम्पोज की है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट में स्ट्रिक्टर होती जा रही है कि कोई छोटी सी छोटी गलती अगर इस बाबत में हो तो बड़ी पेनल्टी भी लग सकती है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्राथमिक कानून प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन को रोकने की प्रयास करता है। इस कानून के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर इंटरमीडिएट्स को रिपोर्टिंग स्ट्रिक्ट रखने की ज़रूरियात है। ये एक्ट अपने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर देता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस एक्ट में कड़ी पेनल्टीज है कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन इस मनी लॉन्ड्रिंग लॉज को फॉलो ना करे तो, और 5 साल तक मिनिमम अपने रिकॉर्ड्स और हिसाब किताब रखने की रिक्वायरमेंट है। जब से ये शुरू हुआ है काफ़ी सारे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट्स आए, जिससे धीरे धीरे स्ट्रिक्टर और मोर रेगुलेटेड एक्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग में काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग का डेफिनेशन ऐड हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में। 2011 में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा आया था, जिसमें ये एक्ट ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ को पावर दी थी
करने के लिए प्रोविजंस 2015 में FATF के गाइडलाइन से ज़्यादा अलाइन कर रहे थे PMLA, और दो देशों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग की भी बढ़ोतरी की थी इस अमेंडमेंट में। और 2019 में बेनामी प्रॉपर्टीज़ जैसे चीज़ों की भी इंक्लूजन हुई है, जिससे कॉन्फिस्केशन भी इंक्रीज हुआ है और ओवरऑल फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन हुआ है। अब इससे बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट, क्या असर होता है? कोई अगर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व ना भी हो तो भी उन बिजनेसेस को इस एक्ट से असर होता है, विथ हायर कंप्लायंस कॉस्ट, AML रेगुलेशंस में मॉनिटरिंग, डेली मॉनिटरिंग होता है, कितना कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है, और इस सब का एक कंप्लायंस कॉस्ट होता है, वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सारे कंप्लायंसेस का जो कॉस्ट गिन सकते हो वो हर बिजनेसेस को बेयर करना पड़ता है। स्ट्रिंजेंट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स, हर इंडस्ट्री में रिस्क के हिसाब से ड्यू डिलिजेंस रिक्वायर्ड है, तो हायर रिस्क कस्टमर्स में एक एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस मैकेनिज्म भी है, और नॉर्मली हर कस्टमर हर ट्रांजैक्शन में एक ड्यू डिलिजेंस कंपलसरी रिक्वायरमेंट हो चुकी है। एनहेंस रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट्स, हर ट्रांजैक्शन के जितने भी रिकॉर्ड्स है जो ये एक्ट में फॉल होता है, जो ये डेफिनेशन में फॉल होता है, वो हर ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग, हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड कीपिंग एक ज़रूरियात बन चुकी है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेवल पे नहीं पर इंडिविजुअली हर बिजनेसेस को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो जिसमें एंड पार्टी कोई सस्पिशियस कस्टमर हो या जिसका सब्सटेंस अगर कोई प्रूव ना कर पा रहा हो तो उसको डायरेक्टली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करने की एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली देखे जाए तो 28 दिसंबर 2020 को गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था जिसमें डीलर्स ऑफ प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स भी PMLA में इंक्लूड करने की बात आई है, जिसमें ये प्राइमरीली प्राथमिक रूप से ये इसलिए हुआ था क्योंकि FATF का प्रेशर था सारी कंट्रीज़ पे कि जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस में कंपल्सरीली इंक्लूड करना चाहिए, और उसके कारण गवर्नमेंट ने ऐसा रूल सेट किया था कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख के वैल्यू से ऊपर का हो तो वो हर ट्रांजैक्शन ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शामिल होगा और उसका रिपोर्टिंग अलग से दिखाना पड़ेगा। हावेवर इनकम टैक्स एक्ट में ये इंडस्ट्री ऑलरेडी कंप्लाई कर रही थी KYC के लॉस पे, कोई ट्रांजैक्शन 2 लाख के ऊपर का हो तो अभी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट कंपनीज पे नहीं है क्योंकि अभी PMLA में 10 लाख के लिमिट तक का के ऊपर से लिमिट है। इससे देयर इज नो एडिशनल कंप्लायंस दैट द इंडियन जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री वुड हैव टू अंडरटेक। चलिए अब नज़र डालते हैं दुबई के AML कंप्लायंस के लैंडस्केप। सो भारत के जैसे ही दुबई का भी AML लैंडस्केप में कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, जो कि FATF के गाइडलाइंस के हिसाब से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाया है। सेकेंडली कस्टमर ड्यू डिलिजेंस भी एक अहम भूमिका निभाता है दुबई के AML सीन में, और ये कंप्लायंस यूजुअली रिस्क बेस्ड अप्रोच पे होता है, तो जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही एवरी कंपनी को कंप्लायंस बढ़ाना पड़ता है, उतना कस्टमर ड्यू डिलिजेंस बढ़ाना पड़ता है, उतना रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ाना पड़ता है, उतना स्कोप बढ़ाना पड़ता है, और इस हिसाब से दुबई का AML सीन प्ले। सो आप सबको पता ही होगा कि दुबई का एक कॉमन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस प्लेटफॉर्म है जो कि GoML के नाम से है, जिसमें आपके जितने भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं आप वहाँ पे अपने फुलफिल कर सकते हो। और इसमें बेसिकली 2 काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड बैंकिंग सर्विसेज फॉलो करता है, और डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस पर्सन जिसमें डीलर्स इन प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स जो अपने डायमंड ट्रेडर्स है वो फॉलो होता है, एंड रियल एस्टेट बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो हैंडल करता है वो भी इसमें फॉलो होता है। एवरी बिजनेस को एक कॉम्प्रिहेंसिव AML पॉलिसी बनानी पड़ती है जिसमें वो नोट डाउन करेंगे कि कैसे AML को कर्व करने की बिजनेस लेवल पे वो ट्राई करेंगे, कैसे वो लोग कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर्स लेंगे, कैसे वो कांस्टेंट मॉनिटरिंग रखेंगे, ये सब अपने पॉलिसी में उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। रिस्क बेस्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसमें
अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है तो आपको एनहेंस ड्यू डिलिजेंस भी करना पड़ेगा, और कोई लो रिस्क कस्टमर है तो आप सिंप्लीफाइड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस भी अप्लाई कर सकते हो। एंड डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टेंसेस जो बुक्स के रिटेंशन पीरियड है वो 5 ईयर्स से ज़्यादा या कम भी चेंज हो सकता है। तो अब समझते हैं कि दुबई में क्या नए चेंजेस हैं। सो फ्रॉम मार्च 22 जब FATF ने UAE को एक ग्रे लिस्टेड कंट्री का दर्जा दे दिया था मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस के हिसाब से, UAE कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा है अपना एंटी फाइनेंशियल क्राइम फ्रेमवर्क को ज़्यादा मजबूत करने के लिए और अपने AML प्रोविजंस को खास करके मजबूत करने के लिए, जिससे उनका रेटिंग वापस बढ़ सके, उनका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ सके और काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग अदर इलिसिट फंड्स कर्ब हो सके। रिसेंटली ही डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स DNFB के डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, जिसमें ऑल कैश ट्रांजैक्शंस मोर देन 55,000 दिरहम वुड बी रिपोर्टेड इन द GoML प्लेटफॉर्म, एंड सारे डायमंड ट्रेडर्स को इससे कंप्लाई करना कंपलसरी हो जाएगा। UAE ने एक नया मनी लॉन्ड्रिंग कोड भी स्थापित किया है, जिस पे कोई भी बड़े केसेस या अपील्स किसी को ड्राफ्ट करना हो स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो इस कोर्ट में जाएगा। सेकेंडली 2022 के फर्स्ट हाफ में दुबई ने $11.2 मिलियन की पेनल्टीज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में लगाई है। उनने रियल एस्टेट के बहुत सारे बिजनेसेस स्पेशली गुप्ता ब्रदर्स जो रियल एस्टेट टाइकन्स है उनको अरेस्ट किया हुआ है। डायमंड बिजनेसेस में भी जितने भी बैंक अकाउंट्स है जिसके कस्टमर्स कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे उनके बैंक अकाउंट्स बंद करवा दिए हैं। और कॉन्स्टेंटली इंटरनल टॉक्स में कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस को स्ट्रॉन्गर कर सकें। और ये सब चीज़ें एक ही कॉमन पिक्चर पेंट करता है कि दुबई एंड द UAE हैज़ बीन एक्सट्रीमली कॉशियस फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस, और आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कैसे इसको कैसे स्ट्रॉन्गर कर सके उनका वही फोकस रहेगा। अब बात करते हैं कि थोड़े अदर इंडस्ट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में उनको एक रियल एस्टेट एक्टिविटी रिपोर्ट करके फाइल करना पड़ता है फॉर ट्रांजैक्शंस अबव 55,000 दिरहम्स। सेकेंडली और मेन पर्पस रियर का भी यही है कि कोई कैश ट्रांजैक्शन करके कोई बड़ी प्रॉपर्टी के अमाउंट्स को ना बुक करे, इसके लिए इसके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और ऐसे ही बहुत सारे लॉ फर्म्स और अदर बिजनेसेस में भी ऐसे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि हांगकांग में क्या AML प्रोविजंस है और वहाँ पे कैसा आउटलुक है। सो लाइक इंडिया एंड दुबई, हांगकांग में भी FATF के गाइडलाइंस के हिसाब से उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, और उनमें हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी करके एक रेगुलेटरी सुपरवाइजरी अथॉरिटी है जो मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस स्ट्रिक्टली मेजर करती रहती है। हांगकांग में रिसेंटली दूसरे देशों के साथ कॉपरेशन बढ़ाया है, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बढ़ाया है, जिससे AML कंप्लायंस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा है। हांगकांग में भी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और एनहांस ड्यू डिलिजेंस एक कंपलसरी कंपोनेंट है। जो रिस्क बेस्ड अप्रोच जो दुबई में था वैसे इधर भी है। वहाँ पे कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हो तो उसको हाई रिस्क पर्सन का दर्जा दे दिया जाएगा और EDD विच इज़ एनहांस ड्यू डिलिजेंस कंपलसरी करवा दिया जाएगा। कंटिन्यूस ऑन गोइंग मॉनिटरिंग जैसे दुबई में है वैसे ही हांगकांग में भी कंटिन्यूसली आपके जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनके जितने भी UBOs हैं, उनके जितने भी कोई मेजर सप्लायर्स हैं, वो सबका ड्यू डिलिजेंस, सबका कांस्टेंट मॉनिटरिंग एक ज़रूरियात है, जिससे आपका कोई भी ऐसा बिजनेस पर्सन ना निकले जिससे आपका बिजनेस में थ्रेट पड़ सके। एंड फॉर दिस रिसेंटली बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर्स भी आ रहे हैं जिससे आप कोई अपने बिजनेस पार्टनर का नाम सर्च करे या बिजनेस सर्च करे तो उनके रिलेटेड जितने भी ऐसे रीसेंट केसेस या रीसेंट क्राइम्स फाइल हुए वो सारे एक ही जगह पे आपको रिकॉर्ड मिल जाए।
AML एंड CTF का रिस्क अवेयरनेस ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ और स्टाफ को देना अब एक ज़रूरियात बन गया है। वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो तो उसको कैसे रिपोर्ट करें, उसको कैसे डील करें, कैसे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहें और जिससे कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन छूट ना जाए। AML और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग रिकॉर्ड्स 5 साल तक इधर भी एक प्रिस्क्राइब लिमिट है, और इफेक्टिव AML और CTF प्रोसीजर्स रखना और सेफगार्ड्स रखना एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। रिसेंटली हांगकांग में क्या चेंजेस आए हैं, तो अप्रैल 1 से एक नया अमेंडमेंट बिल इफेक्टिव हो रहा है जिसमें हांगकांग के डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन्स लाइक इंडिया एंड दुबई में जो रिसेंटली अभी आए, हांगकांग में भी रिसेंटली, which is going to be applicable from 1st April of 23. All dealers in precious metals and stones would be included in the purview of anti-money laundering. उसमें भी जितने कैश ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं 120,000 हांगकांग डॉलर से ऊपर, उतने ट्रांजैक्शंस ही इस चीज़ में इंक्लूड होंगे। अब डीलर्स इन प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स में भी एक दो रजिस्ट्रेशन का एक दो 2-tier रजिस्ट्रेशन रेजिम बनाया जाएगा, जिसमें कैटेगरी ए में उतने डीलर्स आएंगे जिसका एक साल में या तो कैश ट्रांजैक्शन $120,000 से कम है या एक्सपेक्टेड टू बी रिमेन कम है, वो फॉल होंगे। और कैटेगरी बी में और जितने भी ऐसे कैश ट्रांजैक्शन हो जो $120,000 से एक्सीड करते हो या एक्सपेक्टेड है कि इस साल मेरा कैश ट्रांजैक्शन $120,000 से एक ऐसा हो सकता है जो एक्सीड करे, तो मेरे को कंपलसरीली कैटेगरी बी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और उसमें बहुत सारे एडेड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है, जैसे एवरी डायरेक्टर या अल्टीमेट ओनर UBO जो 25% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रहा है मेरी कंपनी में, उसको फिट एंड प्रॉपर पर्सन टेस्ट फुलफिल करना पड़ेगा, जिसमें वो साबित करना पड़ेगा कि वो जेन्युइन पर्सन है कि नहीं। हर एप्लीकेंट को एड्रेस सबमिट करवाना पड़ेगा, और इट इज़ मैंडेटेड कि जितने भी $120,000 से ज़्यादा एक्सीड हो रहे कैश ट्रांजैक्शन, उसको कंपलसरी अलग से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपके कैश ट्रांजैक्शन $120,000 से कम है तो ऐसी कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। सेकेंडली, वर्चुअल एसेट्स प्रोवाइडर जो क्रिप्टो एसेट एक्सचेंजेस या क्रिप्टो एसेट होल्डर्स हो, उनको भी कंपलसरीली कैटेगरी बी में उनको भी कंपलसरीली AML में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सो हमने देखा कि इतने नए लॉज है, इतने नए कंप्लायंसेस है, इतने नए पेनल्टीज है। सो हाउ डू यू स्टे अहेड ऑफ दीज AML रेगुलेशंस? वेल, एज मच एज इट साउंड स्कैरी, जितना भी डरावना इट्स साउंड करे, सिर्फ 5 से 6 सिंपल स्टेप्स ही है जो हर बिजनेस को फॉलो करना चाहिए टू स्टे अहेड ऑफ दिस कंप्लायंसेस। जितने भी स्ट्रिक्ट हो, अगर आप इतने 5 स्टेप फुल शिद्दत से फॉलो करो तो आपके पास कभी AML की कोई पेनल्टी, कंप्लायंस ब्रीच ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई, असेस एंड अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। आपके जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका रिस्क समझो, उसका स्कोप समझो, उसका एक्सटेंट समझो, और उस हिसाब से कितना ड्यू डिलिजेंस मेजर्स करना चाहिए। हाई रिस्क ट्रांजैक्शन में आप एक एक कस्टमर, एक एक बिजनेस पार्टनर, वो कस्टमर का कोई UBO हो, कस्टमर कंपनी का कोई UBO हो, उसके सारे डायरेक्टर्स, उसके मेन सप्लायर्स, जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, सबका ड्यू डिलिजेंस करो। अगर एक्सट्रीमली हाई रिस्क हो तो सबका EDD करो। Deduce all the stakeholders, find the due diligence, and only then take part in the transaction. Appointing a compliance officer, एक व्यक्ति हर बिजनेस का ऐसा होना चाहिए जो कंप्लायंस डिसाइड करे कि कितना EDD, कितना CDD होना चाहिए, सारे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे, तो बिजनेस ओनर से कुछ चूक ना जाए। Putting in place adequate management, adequate safeguards, तो कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है वो हमारे परव्यू के बाहर से ना चले जाए, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन सारे सेफगार्ड में मेरे कवर हो जाए। और मेंटेनिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन टिल द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितना भी प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है इन योर कंट्री, मेंटेन द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेन ऑल documentation of all the transactions,
जो 5-6 साल में हो रहा है. And finally, I would like to wrap up with please keep regular reviews. Please try your best to train your staff, to train your employees. आपके all relevant stakeholders के साथ ये connection बना के रखें, exchange of information रखें, due diligence जितना हो सके उतने entities पे करें, so that आपके business पे कोई money laundering का कोई penalty भी ना आए और उससे कोई consequence भी आपको ना दिखे. If there are any questions, मैं बेझिझक इधर खुश हूँ आपके सारे questions आंसर करने के लिए. Thank you so much.